अब यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में उदारवाद ये अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद क्या चीज़ है? राष्ट्रवाद ये आधुनिक युग की जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारधारा है। ये राष्ट्रवाद ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने संसार के इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया। राष्ट्रवाद ने इस आंदोलन से मानव के दृष्टिकोण और प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुआ। इससे कई राष्ट्र बने और कई राष्ट्र समाप्त हुए। अब बात यह आती है कि राष्ट्र का अर्थ क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं? तो अस्थायी तौर पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र व जन समुदाय, राष्ट्र वह जन समुदाय, राष्ट्र वह जन समुदाय है जिसके सदस्य अपने को स्वाभाविक रूप से एकता के कुछ ऐसे सूत्रों में बंधा हुआ अनुभव करते हैं, बंधा हुआ अनुभव करते हैं जो दृढ़ और वास्तविक होते हैं, जो इतने दृढ़ व वास्तविक होते हैं कि उनके कारण वे प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ रह सकते हैं। साथ साथ रह सकते हैं। अर्थात जन समुदाय जो स्वाभाविक रूप से स्वयं को एकता के अनुभव में बांधते हैं, एकता का अनुभव करते हैं और प्रसन्नतापूर्वक जो है साथ साथ रहते हैं, और पृथक हो जाने पर दुखी होते हैं, अलग हो जाने पर दुखी होते हैं। ऐसे लोगों की अधीनता सहन नहीं कर सकते जो उन बंधनों के अंतर्गत नहीं है। और यह आवश्यक नहीं है कि एक जन समुदाय के लोग एक ही राष्ट्र जाति के हों, अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं, अलग अलग राष्ट्र के भी हो सकते हैं, तभी राष्ट्र कहला सकते हैं। बस इतना पर्याप्त है कि किन्हीं कारणों से उनमें एकता की भावना और साथ साथ रहने की इच्छा हो। राष्ट्रवाद एक मनोभाव है। राष्ट्रवाद एक मनोभाव है, एक मन की भावना है। ये राष्ट्रवाद एक मनोभाव है श्रद्धा और भक्ति की एक भावना है। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति की एक भावना। श्रद्धा व भक्ति की भावना एक आदर्श
जिसके केंद्र में राष्ट्र होता है, जिसके केंद्र में राष्ट्र होता है। अर्थात राष्ट्रहित उन सब व्यक्तियों और समुदाय के हित से ऊंचा है जो राष्ट्र के अंतर्गत निवास करते हैं। राष्ट्रीयता इसका मतलब है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातिगत, धार्मिक, प्रादेशिक इन सब हितों के मुकाबले राष्ट्र के हित को प्रधानता और प्राथमिकता दे। आवश्यकता पड़ने पर इन सबको राष्ट्र की वेदी पर उत्सर्ग कर दे, उत्सर्ग करने के तैयार हो जाए। तो हमारे देश में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो जाति, संप्रदाय और प्रांत के स्वार्थ को प्रमुखता देते हैं और वे राष्ट्र के हित की उपेक्षा करते हैं। वे लोग सच्चे अर्थ में राष्ट्रवादी नहीं हैं, उनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव है। जो राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करते हैं वो राष्ट्रवादी नहीं कहला सकते। राष्ट्र सर्वोपरि है। 3 शब्दों में राष्ट्र का सार सर्वनिहित है। इसमें एक व्यापक अर्थ में राष्ट्रवाद प्रवृत्ति है जो जीवन मूल्यों का तारतम्य में राष्ट्रीय व्यक्तित्व को एक उच्च स्थान प्रदान करता है। राष्ट्रवाद एक मनोदशा है जिसमें मनुष्य अपने राष्ट्रीय राज्य के प्रति उच्चतम शक्ति अनुभव करता है। और लोकमान्य तिलक ने भी लिखा है कि राष्ट्र प्रेम मनुष्य का पहला कर्तव्य है। उसमें उसके उपरांत धर्म और सरकार का स्थान आता है, पहले राष्ट्र का स्थान प्रथम आता है। इसकी विशेषताएं, ये तो था राष्ट्रवाद क्या चीज है। उसके बाद राष्ट्रवाद की विशेषताएं कि राष्ट्रवाद क्या चीज है। राष्ट्रवाद की विशेषताएं, भाई राष्ट्रवाद जो है कोई सोई हुई भावना नहीं है, सुषुप्त भावना नहीं है। यह एक अत्यंत गतिशील, सक्रिय, उत्तेजित भावना होती है और लोगों को राष्ट्र की समृद्धि के लिए संगठित रूप से प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है। राजनीतिक एकता और स्वतंत्रता राष्ट्र की महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हुआ करती है। जो राष्ट्र विभिन्न राज्यों में विभक्त होता है वह एकीकृत होने और जो परतंत्र होता है वह अपने को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करता है। राष्ट्रवाद का आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। हर राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से समृद्धि नहीं बल्कि स्वावलंबी होने का प्रयास करता है। राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हुआ करता है। सांस्कृतिक व्यक्ति की रक्षा करना और राष्ट्रवाद का एक अभिन्न तत्व होता है। राष्ट्रवाद में 2 परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां होती है, एक एकीकरण की प्रवृत्ति और दूसरी अलग करने की प्रवृत्ति। पहले के अंतर्गत राजनीतिक एकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही राष्ट्र के हित अन्य सभी हितों से ऊंचा माना जाता है। और दूसरी प्रवृत्ति है अलग करने की, जिसमें अपने राष्ट्र की अलग विशेष पहचान बनाने की अभिलाषा निहित होती है। राष्ट्रवादी लोग अपने राष्ट्र को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य राष्ट्रों से पृथक मानते हैं। उनमें अपने राष्ट्र की गौरव की चेतना होती है। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति किस किस रूप में होती है? राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, तो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति होती है राजनीतिक स्वतंत्रता में। अर्थात पराधीन देशों में विदेशी शासन से मुक्ति की आकांक्षा, जो पराधीन जो देश हैं उनमें स्वतंत्र होने की आकांक्षा। दूसरी अभिव्यक्ति एकता की आकांक्षा, जो राष्ट्र विभिन्न राज्यों में विभक्त हैं वह एकीकृत होने की महत्वाकांक्षा रखता है। तीसरा रूप है औद्योगिक और आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षा और चौथा है औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा। वर्तमान में इसके स्थान पर अब यह तो जो है औपनिवेशिक साम्राज्य तो समाप्त हो गया, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है आर्थिक साम्राज्यवाद, यानी कि अपने देश का आर्थिक विकास करने के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद का विस्तार करना। और अगला है अपने राष्ट्र में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना करना। यह राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति
के विभिन्न रूप हैं। इसी में जो है विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष। अब किस प्रकार से, पहला जो है कि विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष, पहली जो अभिव्यक्ति है मुक्ति के लिए संघर्ष में, ये सारी बातें जो है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। किन किन रूपों में होती है? राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति किन किन रूपों में है? तो पहला रूप है विदेशी शासन से मुक्ति। विदेशी शासन से मुक्ति, यह पहला रूप है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का। एक निश्चित भूभाग में परस्पर सौहार्द और सहयोग अंतर्निहित आंतरिक मूलभूत भावना, वो ही राष्ट्रवाद है। और फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी प्रकार से यूरोपीय शक्ति ने फ्रांस की क्रांति को एक राजनीतिक घटना मात्र समझा, लेकिन धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियां फ्रांस की क्रांति के महत्व से चिंतित हो गई और 1792 में ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप भी कर दिया। विदेशी हस्तक्षेप ने फ्रांसीसियों में राष्ट्रवाद की भावना को और उत्तेजित किया। उन्होंने युद्ध के जोशीले गीत गाए और गाते हुए जो है युद्ध का उद्घोष किया। प्रारंभिक पराजय ने उनकी राष्ट्रीय भावना को झकझोर दिया और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। विदेशी सेना को अपनी भूमि में मार गिराया। राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस भावना को उसने दो तरह से पैदा किया। पोलैंड आदि देशों में अपने जानबूझकर राष्ट्रीयता की भावना को उभारा। स्पेन, पुर्तगाल, प्रशा में उसने आंतरिक निरंकुश सत्ता इसको आरोपित कर और वहाँ के निवासियों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। जर्मनी में उसने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करके सैकड़ों जर्मन राज्यों को पड़ोसी के बड़े जर्मन राज्यों में मिलाकर के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की। इसी प्रकार से उसने इटली का एकीकरण के मार्ग मजबूत किया। नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांसीसी क्रांति की ज्वाला जो शांत हो गई, लेकिन बुझते बुझते वह जो है यूरोप में बहुत कुछ छोड़ गई। उसमें सबसे प्रमुख था राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना लोगों में। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए वियना में महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ एकत्रित हुए। उन्होंने लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की भावना की पूर्ण रूप से उपेक्षा की। हेजन ने इसी के बारे में लिखा कि वियना सम्मेलन कुलीन वर्गों के लोगों का सम्मेलन था और वे लोग राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के आदर्श को, जिसकी फ्रांसीसी क्रांति ने घोषणा की थी, समझने में असमर्थ थे। उन लोगों ने इस बात को नहीं समझा अथवा इससे घृणा करते थे वो। तो राष्ट्रवाद की पहली लहर जो है ये ऑटोमन साम्राज्य के बाल्कन प्रदेश, और बाल्कन प्रदेश में आते हैं सर्बिया, यूनान, बोस्निया, हर्जेगोविना, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये बाल्कन प्रदेश कहलाते हैं। इनमें उठी थी और इस क्षेत्र में जो है स्लाव जाति के ईसाई धर्मावलंबी लोग की संख्या ज़्यादा थी और तुर्क अल्पसंख्यक थे। ये तुर्कों की संख्या कम थी और 19वीं सदी के प्रारंभ से ही ऑटोमन साम्राज्य की शक्ति तेजी से कम हो गई और इस स्थिति का लाभ उठा करके बाल्कन प्रदेश की ईसाई जनता तुर्क साम्राज्य के शोषण से मुक्त होकर के स्वाधीन होने के लिए उतावली हो उठी। इसी प्रकार से क्रीमिया युद्ध के बाद संपन्न पेरिस की संधि 1856 में, इसमें तुर्कों के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा की दशा सुधारने का वचन दिया था, लेकिन संधि के बाद इसकी दमनकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया और 1860 में उसने सीरिया में ईसाइयों का कत्लेआम करवा दिया। बोस्निया और हर्जेगोविना के किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। परिणामस्वरूप जून 1876 में बोस्निया हर्जेगोविना ने विद्रोह का झंडा फहरा दिया और इसी समय बुल्गारिया में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने तो तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अंत में जो है रूस के आगे
रूस को आगे आना पड़ा और तुर्की को सेंट इफिनो की संधि करनी पड़ी। यूरोपीय राष्ट्रों को यह संधि रास नहीं आई और इस पर पुनर्विचार करने के लिए 1878 में बर्लिन में महाशक्तियों का सम्मेलन शुरू हुआ। बर्लिन कांग्रेस के निर्णयानुसार बुल्गारिया, रोमानिया, मॉन्टेनिग्रो को स्वतंत्रता मिल गई, परंतु बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रियन प्रशासन के अंतर्गत और अल्बानिया और मैसिडोनिया के क्षेत्र पुनः तुर्की को सौंप दिए गए। इसी प्रकार से जो है राष्ट्रीय एकता, अगली अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की। राष्ट्रीय एकता की भावना, ये राष्ट्रवाद की भावना की अभिव्यक्ति एकता के रूप में देखने को मिलती है। अपने राष्ट्र में विभाजित विभिन्न छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य को एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत ला करके, यानी कि उन पर शासन जो कौन करे, एक केंद्रीय सत्ता करे, उसके अंतर्गत लाकर राष्ट्रीय एकीकरण को पूरा करना, ये राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य रहा। 1856 की पेरिस संधि के अनुसार ये मोल्डोविया और वॉलेशिया की स्वतंत्रता तुर्की के संरक्षण में स्वीकार कर ली गई, परंतु वहाँ की जनता तुर्की शासन की गतिविधियों से असंतुष्ट थी और इस स्थिति के विशेष में जो है मोल्डोविया और वॉलेशिया जो भाषा, जाति, धर्म और सांस्कृतिक विचार में से समान थे, संगठित हुए और उन्होंने 1859 में अलेक्जेंडर कुजा के नेतृत्व में रोमानिया के नवीन राष्ट्र का निर्माण किया। और इसी प्रकार से 1878 की बर्लिन संधि से रोमानिया और बुल्गारिया को अलग कर दिया गया, परंतु ये स्थिति यहाँ के लोगों को सहन नहीं हुई और उन्होंने 1885 में शांतिमय क्रांति की और घोषणा कर दी कि बुल्गारिया और रोमानिया एक हैं, और इस घोषणा के आधार पर बुल्गारिया का शासक विटनबर्ग का सिकंदर संयुक्त राज्य का शासक बन गया। यद्यपि रूस, तुर्की और सर्बिया ने एकीकरण का विरोध किया, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया इसके समर्थन से राष्ट्रवाद की विजय हुई और राष्ट्रीय एकता को मान्यता मिल गई। अगली मान्यता है, अगली अभिव्यक्ति निरंकुश शासन के स्थान पर लोकतंत्र। निरंकुश शासन के स्थान पर लोकतंत्र, यह राष्ट्रवाद की भावना की अभिव्यक्ति। निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना और नागरिकों को सही अर्थ में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलवाने की अभिलाषा भी राष्ट्रवाद की भावना में निहित थी। जनता शासन में अपनी भागीदारी चाहती थी और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार चाहती थी। तो राष्ट्रवाद की इस भावना की अभिव्यक्ति इंग्लैंड के 13 अमेरिकी उपनिवेशों में हुई और नारा बुलंद किया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और अंत में जो है इंग्लैंड को परास्त होकर के अपने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी। 1789 में फ्रांस की राजक्रांति ने निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका और लोकतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ये लोकतंत्र का गला घोट करके स्वयं जो है सम्राट बन बैठा। उसका भी पतन हुआ। फिर उसके बाद वियना कांग्रेस ने फ्रांस में पुनः प्रतिक्रियावादी बुर्बो वंश की सत्ता स्थापित कर दी गई, परंतु अब चार्ल्स दशम ने फ्रांस में पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने का प्रयास किया, तो जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतर आई और 3 दिन तक चले संघर्ष जनता की विजय हुई। चार्ल्स सिंहासन छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा चार्ल्स को। इस घटना को जो है जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसने वंश परंपरागत उत्तराधिकार सिद्धांत को मान्यता को घटाने का काम किया। फ्रांस के सिंहासन पर बुर्बो वंश के किसी सदस्य को न बिठा करके ऑर्लियन वंश के लुई फिलिप को सिंहासन पर बिठाया गया। और यह ठीक जो है, इस क्रांति से जनता को शासन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ और मताधिकार का विस्तार भी नहीं हो पाया, लेकिन उसने जो है राजा के दैवीय अधिकार को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र की पृष्ठभूमि तैयार कर दी इससे। क्योंकि जब लुई फिलिप ने इन सुधारों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अपनी विदेश नीति से राष्ट्रीय गौरव और सम्मान को ठेस पहुंचाने लगा, तो जनता विद्रोह में खड़ी हो गई और लुई फिलिप भी जो है भाग करके इंग्लैंड चला गया और गणतंत्री और समाजवादी नेताओं ने फ्रांस को गणतंत्रीय राज्य घोषित कर दिया। इस तरह से जो है निरंकुश शासन के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना की गई इन देशों में।
और अगला है औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षा। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षा। भाई राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का एक क्षेत्र यह भी है, इससे भी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति माना जाता है। औद्योगिक और आर्थिक विकास 1871 से 1914 इसके मध्य लगभग संपूर्ण यूरोप में औद्योगिकरण यह बड़े जोर शोर से हुआ और प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की आश्चर्यजनक उन्नति हुई। वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति ने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया और औद्योगिक विकास अब जो है राष्ट्रवाद का प्रमुख लक्षण बन गया है। अब प्रत्येक देश की सरकार और जनता में अपने देश को विश्व की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बनाने की महत्वाकांक्षा में तीव्रता आई। राष्ट्रीय उद्योग धंधों की उन्नति के लिए संरक्षण नीति का अनुसरण किया जाने लगा। आयात व्यापार पर अधिक कर लगाए जाने लगे और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इसके अलावा औपनिवेशिक विस्तार की आकांक्षा, औपनिवेशिक विस्तार की आकांक्षा। औपनिवेशिक विस्तार की महत्वाकांक्षा ये राष्ट्रवाद का स्वाभाविक परिणाम था और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया और प्रत्येक नागरिक विश्व के मानचित्र में अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने देश के रंग में रंगा हुआ देखने को उत्सुक था। वास्तव में उद्योगवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद ने इस महत्वाकांक्षा को जन्म दिया और ये बात सही भी है कि साम्राज्यवाद 15वीं सदी से चला आ रहा था, लेकिन 1775-76 में ब्रिटेन के हाथ में से उसके 13 उपनिवेश अमेरिकी उपनिवेश निकल गए तो औपनिवेशिक विस्तार की गति मंद पड़ गई। 1871 के बाद कई कारण से औपनिवेशिक विस्तार और नवीन साम्राज्यवाद का उदय हुआ और इस महत्वाकांक्षा को रेल, तार, डाक, लेन देन की सुविधा को प्रोत्साहित किया गया। इसे राष्ट्रीय गौरव और उत्तरदायित्व माना जाने लगा। ये तो था राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद, यह किसको उग्र राष्ट्रवाद कहा जाएगा? उग्र राष्ट्रवाद किसे कहा जाएगा? यह तो था राष्ट्रवाद। 1870 के बाद राष्ट्रवाद का स्वरूप वो उग्र हो गया, विकृत हो गया और इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई। उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जर्मनी से हुई। उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत जर्मनी ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस को पराजित कर यूरोपीय राजनीति में अपना प्रमुख स्थान बना लिया और इन विजयों से जर्मन राष्ट्र का गौरव बढ़ गया। इससे जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इससे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। जर्मन जाति अपनी सभ्यता, संस्कृति, जाति, नस्ल, भाषा को विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझने लगी तथा अन्य यूरोपीय जातियों को घृणा, अनादर, उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगी। यही उग्र राष्ट्रवाद है और यूरोप के राष्ट्रों में इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई और भी संसार में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उतावले होने लगे। इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना ने यूरोप के राष्ट्रों को एक विचित्र स्थिति की तरफ धकेल दिया। विशाल जर्मनी, विशाल फ्रांस, महान स्लाव राष्ट्र आदि शब्द जो है उग्र राष्ट्रीयता रूपी रोग से ग्रस्त हो गए। राष्ट्रीयता के इस रोग ने यूरोप के लिए अनेक समस्याएं पैदा कर दी। उग्र राष्ट्रीयता की लहर में बहकर के राज्यों को अन्य देशों के हितों, स्वार्थ और इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रहा। इतिहासकार शिपेरो ने यह इसके लिए ठीक कहा है कि राष्ट्रीयता की अंध भावना ने मानव जाति की शांति को हानि पहुंचाने के आसार स्पष्ट कर दिए। इसको बोला जाता है उग्र राष्ट्रवाद। इस प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और वह आगे चल करके अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया। इससे यूरोप को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और इन समस्याओं का निराकरण जो है युद्ध के माध्यम से ही संभव हो सकता था और आखिरकार जो है संसार को यह प्रथम युद्ध का सामना करना पड़ा इस उग्र राष्ट्रवाद के कारण ही।
एक उग्र राष्ट्रवाद के कारण ही। इसी के साथ जो है यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद, यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।